नमस्कार। आज 9 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। इस पूरी चर्चा की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। आज हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे और हो सकता है कुछ विषय ऐसे हों जिन पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि हर विषय को यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से समझे। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले खेल जगत की खबर से शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब साई ने कोचों के लिए एक स्पोर्ट्स साइंसेज वर्कशॉप शुरू की है। अब साई का नाम तो हम सबने सुना है, पर असल में ये संस्था है क्या और इसका महत्व क्या है? देखिए, साई जो है वो भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय ने स्थापित किया था। ये काफी पुरानी संस्था है ना? जी बिल्कुल, हाँ। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। असल में 1982 में जो नई दिल्ली में एशियाई खेल हुए थे, उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया था। अच्छा, और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब ये करती क्या है खिलाड़ियों के लिए? इसके दो मुख्य काम हैं। एक, खेलों को बढ़ावा देना, और दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करना। तो इसके लिए प्रतिभाओं को ढूंढती है? बिल्कुल, ये प्रतिभाओं की खोज करती है और फिर चुने हुए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती है। इसमें कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, स्पोर्ट्स किट सब कुछ शामिल है। और इसकी कुछ खास योजनाएं भी हैं, मैंने सुना है। जी, इसकी मुख्य योजनाएं हैं नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यानी एनसीओई, फिर से ट्रेनिंग सेंटर यानी एसटीसी, और भी कई हैं। ये दिल्ली के उन बड़े स्टेडियमों का रखरखाव भी करती है जो एशियाई खेलों के लिए बनाए गए थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम? हाँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ये सब। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। सरकार ने कहा है कि भारत स्वच्छ हरित राजमार्गों के युग में प्रवेश कर गया है, और इसका कारण है बायोबिटुमिन तकनीक। ये बायोबिटुमिन आखिर है क्या? देखिए, हमारी सड़कें जिस काले पदार्थ से बनती हैं वो होता है बिटुमिन। ये पेट्रोलियम आधारित है। बायोबिटुमिन इसी का एक विकल्प है। इसे नवीकरणीय जैविक पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे पौधों का तेल, कृषि अपशिष्ट, ये बायोमास। कृषि अपशिष्ट मतलब जैसे पराली? बिल्कुल, यही इसकी सबसे खास बात है। जो तकनीक भारत में CSIR-CRI और CSIR-IP ने विकसित की है, वो धान की कटाई के बाद बची पराली का ही इस्तेमाल करती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब जिस पराली को जलाने से इतना प्रदूषण होता है, उससे अब सड़कें बनेंगी? यही तो इनोवेशन है। पहले पराली को पायरोलिसिस प्रक्रिया से बायो ऑयल में बदला जाता है, फिर उसे रिफाइन करके पारंपरिक बिटुमिन के साथ मिलाया जाता है। और इससे सड़क की क्वालिटी पर कोई असर तो नहीं पड़ता? नहीं, लैब टेस्ट में पाया गया है कि 20 से 30% पारंपरिक बिटुमिन को इससे सुरक्षित रूप से बदला जा सकता है। गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। ये कार्बन उत्सर्जन भी कम करेगा और आयात पर हमारी निर्भरता भी घटाएगा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एक ऐसे उत्पाद की जिसे हाल ही में एक खास पहचान मिली है। केंद्र सरकार ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया है। अश्वगंधा तो हम सब जानते हैं, पर इस नागौरी अश्वगंधा में ऐसा क्या खास है? इसकी खासियत इसके उगने की जगह में है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर जिले में उगता है। वहाँ की सूखी जलवायु और रेतीली मिट्टी इसकी खेती के लिए आप कह सकते हैं कि आदर्श है। अच्छा, तो मिट्टी की वजह से इसमें कुछ खास गुण आ जाते हैं? जी, इसकी जड़ें ज्यादा लंबी और मोटी होती हैं, जिनमें औषधीय यौगिक, खासकर एल्केलाइड्स, भरपूर मात्रा में होते हैं। इसकी एक और पहचान है, इसके गहरे चमकीले लाल रंग के फल। इन्हें बेहतर गुणवत्ता का एक साफ संकेत माना जाता है। वैसे अश्वगंधा के सामान्य गुणों के बारे में भी कुछ बताइए। इसे इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये एक प्राचीन औषधीय पौधा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका हजारों वर्षों से उपयोग हो रहा है। इसे अडैप्टोजिन कहते हैं। मतलब ये शरीर को तनाव के अनुकूल बनाने में और संतुलन बहाल करने में मदद करता है। सूजन कम करना, ऊर्जा बढ़ाना, ये सब इसके फायदे हैं। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण अपडेट लेते हैं। देश भर में 50,373 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NQAS के तहत प्रमाणित किया गया है। ये NQAS मानक आखिर हैं क्या? NQAS स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक क्वालिटी फ्रेमवर्क है।
इसका सीधा सा उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। मतलब एक तरह से अस्पतालों और क्लिनिक के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना। बिल्कुल। ये 2015 में शुरू हुआ था और तब सिर्फ 10 सुविधाओं को सर्टिफाई किया गया था। आज ये संख्या 50,000 के पार है। और ये किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है? ये 8 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है, जैसे सेवा प्रावधान, रोगी के अधिकार, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन और सबसे जरूरी परिणाम यानी आउटकम। और ये जिला अस्पतालों से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक सभी को कवर करता है। अब अंतरिक्ष की दुनिया से एक बहुत ही रोचक खबर। इसरो ने अपने पहले धूल प्रयोग यानी DEX के माध्यम से पुष्टि की है कि लगभग हर 1000 सेकंड में एक अंतर्ग्रहीय धूल का कण पृथ्वी के वायुमंडल में आता है। हाँ, और ये DEX इन तेज गति वाले धूल कणों का पता लगाने वाला पहला भारतीय उपकरण है। हर 1000 सेकंड में एक, मतलब हर 16-17 मिनट में। पर इस धूल का अध्ययन करना इतना जरूरी क्यों है? ये तो बहुत छोटे कण होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये धूल कण असल में धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के सूक्ष्म टुकड़े हैं, वही जिन्हें हम रात में टूटते तारों के रूप में देखते हैं। अच्छा। इनका विश्लेषण करने से हमें सौर मंडल की शुरुआत के बारे में जानकारी मिलती है। ये एक तरह से टाइम कैप्सूल है। और इसका कोई प्रैक्टिकल उपयोग भी है? हाँ, बिल्कुल। इस डेटा से हमें भविष्य के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों जैसे गगनयान को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार पर ये छोटे कण भी खतरनाक हो सकते हैं। सही बात है। और इसरो से जुड़ी एक और खबर है। 2026 का भारत का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण PSLV-C62 रॉकेट से होगा। इस मिशन में क्या खास है? ये एक मल्टी पेलोड मिशन है। इसमें एक मुख्य सैटेलाइट और 18 छोटे सैटेलाइट होंगे। मुख्य पेलोड है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1, जिसका कोड नेम है अन्वेषा। ये एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, ये शब्द थोड़ा तकनीकी है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट को आप एक तरह का सुपरविजन समझिए। जैसे हमारी आंखें कुछ ही रंग देख पाती हैं, ये सैटेलाइट सैकड़ों वेवलेंथ में पृथ्वी को देख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे वो वस्तुओं और सामग्रियों की पहचान बहुत ज्यादा सटीकता से कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे मुख्य रूप से DRDO के लिए विकसित किया गया है। और इस मिशन में एक और दिलचस्प पेलोड भी है ना? जी, एक बहुत ही खास पेलोड है। बेंगलुरु के स्टार्टअप ऑर्बिट एड एरोस्पेस का आयुलसैट। ये भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग पेलोड है। सैटेलाइट रिफ्यूलिंग मतलब अंतरिक्ष में सैटेलाइट में ईंधन भरना? हाँ, ये तकनीक भविष्य में सैटेलाइट्स का जीवन काल बढ़ाने और अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने में एक गेम चेंजर हो सकती है। वाह। अब पर्यावरण और वन्य जीव की ओर रुख करते हैं। तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व TATR ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। चलिए इस रिजर्व के बारे में जानते हैं। TATR महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है और ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। 1955 में बना था। इसका नाम तड़ोबा अंधारी क्यों है? ताडोबा नाम स्थानीय आदिवासी देवता तारू से आया है और अंधारी वहां बहने वाली अंधारी नदी के नाम से लिया गया है। और वहां की वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में क्या खास है? ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से ढका है। सागौन के पेड़ बहुत हैं। बाघों के अलावा यहाँ तेंदुए, स्लॉथ बेर, भारतीय गौर, जंगली कुत्ते यानी ढोल, ये सब पाए जाते हैं। एक और वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2026 इसका पहला चरण शुरू हुआ है। जी, और इस अभयारण्य की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये तमिलनाडु के ईरोड जिले की बरगुर पहाड़ियों में है। तो इसकी लोकेशन में क्या खास बात है? ये तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कर्नाटक के माले महादेश्वर और कावेरी वन्यजीव अभयारण्यों के बीच स्थित है। ये एक बहुत ही जरूरी बाघ गलियारा है और यही वो जगह है जहां पूर्वी घाट नीलगिरी में पश्चिमी घाट से मिलते हैं। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग विषय। असम सरकार ने बुरहा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 6200 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया। हम अक्सर ये बीघा शब्द सुनते हैं, लेकिन ये है क्या? क्या इसका कोई मानक माप है? बीघा भारत, बांग्लादेश और नेपाल में भूमि मापने की एक पारंपरिक इकाई है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसका कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है।
मतलब हर राज्य में इसका माप अलग-अलग होता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और असम में 1 बीघा लगभग 14,400 वर्ग फुट का होता है, जबकि पंजाब में ये लगभग 9,070 वर्ग फुट का ही होता है। ये तो बहुत दिलचस्प जानकारी है। चलिए आज के हमारे अंतिम विषय पर आते हैं, जो डिजिटल कॉमर्स से जुड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने 170 से ज्यादा स्मारकों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग को ओएनडीसी पर सक्षम किया है। ये ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआईआईटी की एक पहल है। इसका उद्देश्य है डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना। लोकतंत्रीकरण मतलब ये कि प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से हटकर एक खुले नेटवर्क की ओर एक कदम है। इसे आप डिजिटल कॉमर्स का यूपीआई समझ सकते हैं। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। हाँ, जैसे यूपीआई से आप किसी भी ऐप से किसी भी बैंक में पैसे भेज सकते हैं, वैसे ही ओएनडीसी पर खरीदार और विक्रेता, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हों, एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं। तो इससे छोटे व्यापारियों और ग्राहकों को क्या फायदा होगा? छोटे और मध्यम उद्यमों को डिजिटल बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। ग्राहकों के लिए इसका मतलब है ज्यादा विकल्प, क्योंकि वे एक ही ऐप से अलग-अलग विक्रेताओं तक पहुंच सकते हैं। तो आज हमने खेल प्राधिकरण से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण से लेकर डिजिटल कॉमर्स तक कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बिल्कुल, और ये सभी पहले दिखाती हैं कि कैसे इनोवेशन और परंपरा एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह की और भी गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपके लिए आज का एक विचार। आज हमने भारत की कई पहलुओं के बारे में बात की, अंतरिक्ष में सटीकता से लेकर जमीन पर विरासत के संरक्षण तक। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में ओएनडीसी जैसी खुली प्रणालियां और बायो बिटुमेन जैसी टिकाऊ तकनीकें कैसे मिलकर भारत के विकास की कहानी को एक नया आकार दे सकती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।